morning students. Myself Mrs. Silky Rana, and today we are going to start with our next chapter, that is chapter 16, Management of Natural Resources. The chapter name is Management of Natural Resources. तो देखिए बेटे हम स्टार्ट करते हैं विद द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप में होते क्या हैं, कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द थिंग्स विच आर फाउंड इन द नेचर, कि वो चीजें जो कि नेचर में पाई जाती हैं, दे आर सेड टू बी द नेचुरल रिसोर्सेज. द थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग्स, whether the living things or the non-living things which are present in our surroundings or which are present in the nature, they are said to be the natural resources. तो देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है. इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि मैनेजमेंट ऑफ दोज नेचुरल रिसोर्सेज और दोज थिंग्स विच आर फाउंड इन अवर सराउंडिंग्स, जो कि हमारी सराउंडिंग्स में पाई जाती है. तो द नेचुरल रिसोर्सेज दे आर ऑफ टू टाइप्स. थोड़ा सा रिवीजन हम लेते हैं. इसमें क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज दे आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से? रिन्यूएबल एज वेल एज द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. As the name indicates, renewable, which can be renewed very easily. See here, the name is renewable. So the things which can be renewed very easily, they are said to be the renewable natural resources. And the things which cannot be renewed easily, they are said to be the non-renewable natural resources. So here I have written some examples of renewable and non-renewable natural resources. तो देखिए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? एयर, वाटर, सॉइल, ऑल दीज आर द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. आफ्टर दैट कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. एंड व्हाई दे आर सेड टू बी द नॉन रिन्यूएबल? बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट रिन्यूड. उनको क्या होता है कि दे टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट रिन्यूड. उनको मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं दोबारा से बनने में. तो नाउ व्हाट वी कैन से, here we have to study, let's take an example of management of water. हमारे चैप्टर में जो एग्जांपल दिया गया है वो मैनेजमेंट ऑफ वाटर के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है. तो देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ वाटर में कि गवर्नमेंट स्टार्टेड अ प्लान ऑन रिवर गंगा. रिवर गंगा का जो वाटर है वो काफी ज्यादा, उसका जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था. तो गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया. दे स्टार्टेड अ प्लान व्हिच इज कॉल्ड टू बी द गंगा एक्शन प्लान. उसी को क्या कहा गया? गंगा एक्शन प्लान. तो गंगा एक्शन प्लान, अब गंगा जो रिवर है इट इज 2500 किलोमीटर्स. इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इट इज 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग. विच स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री इन हिमालयास, यानी हिमालय में जो गंगोत्री नाम की जगह है वहां से इसके लिए अराइज होती है. एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है. तो इन बिटवीन दैट इट यूज्ड टू कवर सम स्टेट्स, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है. तो what they do कि in UP, Bihar, we can say the areas which are lying on the coast of the river Ganga, they used to throw their garbage in that river. यानी वो जितना भी गार्बेज वहाँ होता है वो उसको रिवर में ही फेंक देते थे. Due to that the pollution level of river Ganga we can say started to increase. वो बहुत ज़्यादा increase होता चला गया. And what we say, That's why the government took an initiative. इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया and they started a plan which was called to be the गंगा एक्शन प्लान. उसी प्लान को बोला गया गंगा एक्शन प्लान. तो उसे यानी गंगा रिवर के वाटर को पोल्यूशन लेवल था जो उसे कंट्रोल करने के लिए ये प्लान जो था स्टार्ट किया गया. तो देखिए एक बैक्टीरिया होता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. ये 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया वाटर को ड्रिंकेबल नहीं रहने देता या पॉइजनस बना देता है. इस तरह से क्वेश्चन आता है. तो कौन सा होता है? दैट इज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. कॉलीफॉर्म उसका नाम होता है और बैक्टीरिया बट वी कैन से इट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप में क्या है? एक बैक्टीरिया है. एंड इट इज फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन. ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है. It is found in the human intestine and it used to pollute the water. अगर ये किसी भी तरह से वाटर में पहुंच जाता है तो ये वाटर को क्या बना देता है? पॉइजनस बना देता है. और पॉइजनस बना देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे कि whatever the water lives are there, कि पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. एंड ऑटोमेटिकली द वाटर विल बिकम पॉइजनस.
तो what, or we can say the coliform is a group of bacteria which is found in the human intestine. It used to pollute the water and makes the water unfit for drinking. Drinking के लिए उसको क्या करता है, unfit बना देता है, poisonous बना देता है. अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई न्यूज सुनने को मिलती है कि वहां तालाब पर पशुओं ने पानी पिया और सारे पशु मर गए. तो व्हाट इज द रीजन? अब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के कुछ पर्सन्स वहां जाते हैं, वाटर एक्शन से रिलेटेड कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, वो उसको टेस्ट करते हैं तो अगर वहां पर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस उसमें मिल जाती है तो व्हाट वी कैन से दैट वाटर हैज बिकम पॉइजनस एंड दैट्स व्हाई द एनिमल्स आर डन. Now after that how we can manage our other natural resources. ये तो था सिर्फ वाटर के बारे में थोड़ा सा जो हमारे चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 3 R's फॉर्मूला. 3 R's फॉर्मूला इज द बेस्ट मेथड. कैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने का बेस्ट मेथड क्या है. तो बेस्ट मेथड, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरह से बनता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि टेल द बेस्ट मेथड या गिव द बेस्ट मेथड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो बेस्ट मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो होता है 3 R's फॉर्मूला. क्या कैसे लिखेंगे इसको? हम इस तरह से लिखेंगे 3 कैपिटल R, इस तरह से 3 R's फॉर्मूला. तो 3 R's फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? तो देखिए 3 है R है, यानी 3 बार R यूज होता है. कैसे, किस तरह से? फर्स्ट इज reduce, second is reuse and third is recycle. So this R is coming again and again. कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स से रिपीट हो रहा है. तो that's why we have used here 3 R's formula. तो 3 R's formula हम यूज करते हैं किस लिए? For the management of the natural resources. कि कोई भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं उनके लिए हम 3 R's फॉर्मूला यूज करेंगे. तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन कि रेड्यूस का मीनिंग क्या होता है, रीयूज क्या होता है एंड आफ्टर दैट व्हाट इज रिसाइकिल. So let's take very firstly what is reduce. Reduce क्या होता है अपने आप में? We can say use the natural resources in the minimum amount. कि हमें natural resources का minimum amount में यूज करना चाहिए. सिर्फ जितना required है उतना amount ही हमें यहाँ पर यूज करना चाहिए. उनका कोई भी wastage नहीं होनी चाहिए. Is that clear? There should be no wastage of the natural resources. So what we can say कि we should use the things or use the resources in a limited manner. सिर्फ limited manner में ही हम use करें. कि suppose we are taking a bath. Let's take an example of water. If we are taking a bath, if we can take bath in 2 buckets of water or within 1 bucket of water, तो why we should let the tap open continuously flowing the water? नहीं, हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि हम शावर के नीचे नहाएं. तो instead of taking bath under the shower, we should use the bucket and mug. हमें बकेट और मग का यूज करना चाहिए. उसमें क्या होगा, हम 1 बकेट 2 बकेट मैक्सिमम 3 बकेट वाटर यूज करके हम रुक जाएंगे. बट इन while taking bath under a shower there is no limit of consuming the water. उसमें क्या हो रहा है? wastage of the water. Is it clear? And after that this is the reduce. ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास? reduce. After that we can see कि electricity, we should switch off the electric buttons. हमें जो electric switches है उनको ऑफ कर देना चाहिए या electric equipments को ऑफ कर देना चाहिए after their use. उनके यूज के बाद हमें दिन में भी लाइटें नहीं चलानी चाहिए. अगर ठंडा मौसम है तो हमें फैन नहीं चलाना चाहिए. इज इट क्लियर? तो इस तरह से व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ द रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज को यूज कर, अब कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के यूज से तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, कि हम वाटर का यूज कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के लिए. तो हियर व्हाट वी कैन से दिस कम्स अंडर द रिड्यूस. ये किसके अंडर आता है? रिड्यूस के अंडर आता है. आफ्टर दैट देयर इज अ रीयूज, कि यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन. कि कोई भी चीज है कि सपोज वी आर हैविंग द पेपर, वी आर हैविंग द न्यूज़पेपर. द बेस्ट एग्जांपल कि न्यूज़पेपर घर में सबके आता है कि डेली वी यूज टू रीड द न्यूज़पेपर. हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे इट बिकम्स यूजलेस टू अस. हमारे लिए नेक्स्ट डे क्या हो जाता है? ये यूजलेस हो जाता है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक सम एनवेलप्स. अब उस न्यूज़पेपर से हम एनवेलप्स बना सकते हैं विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द फर्दर यूज, जिसे फर्दर यूज किया जा सकता है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीयूज, कि यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन. आफ्टर दैट वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल इन केस ऑफ रीयूज, कि हमारे घर में बॉर्नविटा के डब्बे आते हैं. कि बॉर्नविटा क्या है? जनरली क्या एक डब्बे में पैक होके आता है.
तो क्या करते हैं, क्या हम उस डब्बे को बॉर्नविटा खत्म होने के बाद फेंक देंगे? नहीं, उसे फेंकना नहीं चाहिए। हम उसे एज ए कंटेनर फिर से यूज कर सकते हैं, अपने किचन में यूज कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल की स्टोरेज के लिए हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन इट कम्स अंडर द रीयूज। एंड आफ्टर दैट द थर्ड इज रीसाइक्लिंग ऑफ द रिसोर्सेज, कि कोई भी जो चीजें हमारे पास हैं, कोई भी जो चीजें जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के यूज करने से बन रही है, तो उसमें क्या है कि हमें उन चीजों का रिसाइकलिंग करनी चाहिए, यूजिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन, फिर से बार बार यूज करना। किस तरह से? उनको दोबारा से रिसाइकिल करके, उनको दोबारा से, यानी उनको मेल्ट किया, दोबारा से कोई पर्टिकुलर शेप दी और उसे फिर से यूज कर लिया। तो फॉर दिस वी विल टेक एन एग्जांपल। इसके लिए जो एग्जांपल है वो किसका लेंगे हम, कि फॉर एग्जांपल जनरली हमारे गांव में या शहरों में कबाड़ी वाले आते हैं जनरली। वो क्या करते हैं, हर तरह के आर्टिकल्स की, पेपर आर्टिकल है तो भी वो हमसे ले जाते हैं, प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, टूटी फूटी प्लास्टिक की चीजें ले जाते हैं, आयरन आर्टिकल्स ले जाते हैं, कॉपर आर्टिकल्स ले जाते हैं, कोई भी जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं वो उन्हें ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उन चीजों को मेल्ट किया जाता है और फिर से दोबारा से उनको क्या दी जाती है, यूजफुल शेप देकर के यूटिलाइज किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीसाइक्लिंग। दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द रीसाइक्लिंग। इज इट क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन कि गिव द बेस्ट मेथड और हाउ वी कैन मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो वी कैन मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज यूजिंग 3 R's फॉर्मूला। 3 R's फॉर्मूला का यूज करके हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। तो 3 R's का मीनिंग क्या है यहाँ पर? रेड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल। रेड्यूस का मीनिंग क्या होता है? टू यूज द थिंग्स इन मिनिमम अमाउंट। Then after that reuse, ki using the things again and again. And recycling, again what we can say, ki recycle the things, ki giving the shape again and again after melting, yani after melting give them a new shape and use them again. That comes under the recycling. So let's see students, next our topic is why do we need to manage natural resources. यही हमारा टॉपिक है और यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी यही रहेगा और टॉपिक तो है ही हमारी बुक में। तो देखिए, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है। तो मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? इट इज रिलेटेड टू आवर पॉपुलेशन, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। इट इज ग्रोइंग एट ए ट्रेमेंडस रेट, यानी एक अद्भुत रेट पर क्या होती जा रही है, ये बिल्कुल इंक्रीज होती जा रही है, हाई स्पीड से ये इंक्रीज होती जा रही है। तो व्हाट वी कैन से कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या डिमांड भी बढ़ रही है, किसके लिए? फॉर द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स की डिमांड्स क्या है, वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो जब बेसिक नीड्स की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है तो कंजप्शन फिर से किसका बढ़ रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन इंक्रीज होता जा रहा है। तो what we can say, because our population is increasing day by day, so to meet their basic needs, उनकी basic needs को meet करने के लिए या पूरा करने के लिए हमें natural resources को manage करने की जरूरत है। Now the second point is for equitable distribution of the resources, ताकि रिसोर्सेज का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके या रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग द रिच एंड पुअर पर्संस। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों के पास सारी फैसिलिटीज चली जाए और गरीब लोग बेचारे इधर उधर वैसे ही भटकते रह जाएं। तो व्हाट वी कैन से, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत है। आफ्टर दैट टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स, की आज की we can say today's needs we have to complete, आज की नीड तो हमें पूरी करनी ही है, बट साथ साथ कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर के लिए भी बचाना है, साथ साथ कुछ ना कुछ हमें फ्यूचर के लिए भी बचाना है। तो व्हाट वी कैन से, टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स। ऐसा नहीं है कि आज कमाया आज ही खाया और सो गए, नहीं, समथिंग वी हैव टू सेव फॉर द फ्यूचर, यानी कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमें फ्यूचर के लिए भी बचाने की जरूरत है। After that the resources are limited, ऐसा नहीं है कि resources unlimited है, resources क्या है? limited है। जैसे कॉल है, पेट्रोलियम है, ये अभी हमारे पास इतने ही है कि नेक्स्ट 40 या 50 मैक्सिमम 60 इयर्स की नीड को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या है कि उनको कंजर्व करने की जरूरत है, उनको मैनेज करने की जरूरत है। ओके, तो दैट लेट्स रिपीट दिस टॉपिक अगेन
कि व्हाई डू वी नीड टू मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्यों है। तो वेरी फर्स्ट, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। Then the second is for equitable distribution of the resources, कि resources का equally distribution हो सके। Then to meet the future demands, और आज की ही नहीं, present ही नहीं, but future demands भी हमें पूरी करनी है या future में भी हम उनका use कर सकें। After that resources are limited, कि resources जो हैं ये क्या है, हमारे पास limited है। तो now what we can say, this was the topic, why do we need to manage our natural resources. I think that's enough for today. So thank you and have a